हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर न्यू सेक्शन 72 AB इन केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, अब रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो रीऑर्गेनाइजेशन में भी अमालगमेशन, डीमर्जर कुछ भी हो सकता है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो उसके अंदर आप कैसे सेट ऑफ करेंगे लॉसेस को, कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हम लोग ने बिजनेस लॉसेस को सेट ऑफ किया था इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर। तो ऑलमोस्ट 90% वहाँ से ही इसको डिराइव किया गया है। सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी वही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है और वो बिजनेस है। तो क्या क्या चेंजेस है वो हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखना ये है कि जब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हो रही है, जब कोऑपरेटिव बैंक रीऑर्गेनाइज होती है, अमालगमेट होती है, मर्ज्ड होती है, तो उस सिचुएशन में जो पहले से पड़ा हुआ लॉस है, जो पहले से पड़ा हुआ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको आप कैसे कैरी फॉरवर्ड या सेटअप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन अमालगमेशन। अब इसमें अंदर क्या होगा, जब अमालगमेशन होगा तो जो सक्सेसर रहेगा, मतलब दो बैंक मिलके एक नया बैंक बना, जो नया बैंक होगा वो नया बैंक क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है और सेटअप भी कर सकता है। किसको? लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को। तो जब अब अगर समझो दो बैंक है, बैंक ए कोऑपरेटिव है, बैंक बी कोऑपरेटिव है, दोनों मिल गया, ए बी बन गया। तो अब ए बी जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, तो इसके अंदर अगर बी का लॉस है तो उसको ए बी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, सेटअप कर सकती है। आई बात समझ में? यस और नो? फिर इसके अंदर कुछ कंडीशन है कि जो प्रीडेसेसर कोऑपरेटिव बैंक है वो बैंकिंग बिजनेस में होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल या उससे ज़्यादा। ये पहला कंडीशन है। तो सेम वैसा वहाँ पे भी था बिजनेस अमालगमेशन के अंदर, 3 साल तक वो बिजनेस कैरी ऑन करना चाहिए। फिर वो एसेट को होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट 3/4, मतलब 75% जो भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट है वो रीऑर्गेनाइजेशन से 2 साल पहले तक वो उसके हाथ में होना चाहिए। मतलब आप अमालगमेट हो रहे हो, आप किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू है उसका 75% आपके पास होना चाहिए। कभी जिस डेट को रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उस डेट से पीछे जाओ 2 साल तक, तो वो 2 साल तक आपको वो चीज़ को होल्ड करके रखना होगा। अगर होल्ड नहीं करोगे तो आपको फिर इसका कैरी फॉरवर्ड सेटअप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम वे में ये प्रीडेसेसर हो गया। अब सक्सेसर जो आएगा, सेम वे में जो जितना भी बुक वैल्यू यहाँ से मिला है, प्रीडेसेसर से सक्सेसर को मिला है, उसका 75% वो 5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो समझो अगर ए और बी के अंदर अमालगमेशन हो गया, बी के एसेट आए 100 करोड़ के, तो ए बी उसको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट 75%, मतलब 75 करोड़। तो 75 करोड़ डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के 5 साल तक उसको होल्ड करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए या उसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए। तो ये सब आपकी कंडीशन पहले हो चुकी है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेम वे में जो बिजनेस है, जो ये बैंकिंग बिजनेस है, तो सेम बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक को एटलीस्ट 5 ईयर तक कंटिन्यू करना है। आपने लास्ट टाइम बिजनेस वाला देखा था, तो उसके अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी होता था कि भाई एटलीस्ट 50% तो कैपेसिटी अचीव करो 4 साल के अंदर, और 50 ईयर तक उसको कंटिन्यू करना, मतलब 5 साल तक तो उसको होल्ड करके रखना है कि जो बिजनेस वो करती थी वो बिजनेस मैं कंटिन्यू करूँ। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि भाई जेन्युइन अमालगमेशन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं आप अपना लॉस सेटअप करने के लिए अमालगमेट हो गए, नहीं, जेन्युइन होना चाहिए कि अमालगमेट हुए तो जो बिजनेस अमालगमेट हुआ उसका बिजनेस जिसने उसको खरीदा है वो 5 साल तक कंटिन्यू करे, उसके एसेट को 5 साल तक होल्ड करके रखे एटलीस्ट 75%। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी जाके जो सक्सेसर कंपनी है उसका लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और सेटअप कर सकता है। अब आई बात समझ में? तो ये 4 है, ये जहाँ कहीं पे भी अमालगमेशन होता है बिजनेस का, कोई भी बिजनेस, शिप बिजनेस, होटल बिजनेस, एनी बिजनेस, तो उसमें ये कंडीशन ऑलमोस्ट 99% सेम होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद गया है एक नया पॉइंट इसमें ऐड हुआ है जो बिजनेस में नहीं हुआ था, 2 डिफरेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जिस
डेट को आपका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वो डेट से पहले वाला एक प्रीवियस ईयर बनेगा और ये डेट के बाद वाला एक प्रीवियस ईयर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर बिफोर द डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन और सेकेंड प्रीवियस ईयर आफ्टर द डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो इसमें एक नया पॉइंट बना है कि दो प्रीवियस ईयर बनेंगे, डेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन से पहला एक प्रीवियस ईयर और उस डेट के बाद वाला एक प्रीवियस ईयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद बताया गया कि कितना कौन सेटअप और कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब डीमर्ज्ड होता है, बैंक में से 2-3 बैंक है, 2-3 बैंक अलग हो गई, तो अगर डीमर्जर हुआ तो जो लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, ये हम लोग ने पहले भी कर लिया है, अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, समझो ए बी कोऑपरेटिव बैंक था, डीमर्ज होके ए एंड बी हो गया, राइट। अब बी कुछ लॉस पड़ा है जो पता है ये बी का ही लॉस है, कुछ डेप्रिसिएशन पड़ा है जो पता है ए का ही है, तो जब ये डीमर्जर होगा तो ए को पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा और बी को पूरा का पूरा लॉस मिल जाएगा। मतलब अगर डायरेक्टली रिलेटेड कोई बैंक से होगा तो वो उसको मिल जाएगा। जैसे आप भी कोई कंपनी में या कोई पार्टनरशिप में आप काम करते हो, आपको पता है कि ये एसेट मैंने लेके आया था, अब हमारा पार्टनरशिप टूट रहा है, तो ये एसेट मैं ही लेके जाऊंगा ना, और अगर पता नहीं रहेगा ये भाई एसेट किसका है तो उसको बेच के फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई बात समझ में? तो डायरेक्टली अगर रिलेटेड है तो वो उसको दे दो, नहीं है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड तो फिर क्या होगा कि आपको रेशियो ऑफ एसेट के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे ए बी है, ए बी में 2 हुआ, ए हो गया और बी हो गया। अब इसके एसेट थे समझो 1 करोड़ के, बराबर है। अब 1 करोड़ में आपका लॉस है, समझो कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, वो कितने का लॉस है? 1 लाख का लॉस है। अब ये 1 लाख का लॉस कौन लेके जाएगा? तो आपको देखना है कि टोटल एसेट कितना था? 1 करोड़, बराबर है। टोटल एसेट कितने थे? 1 करोड़ के। 1 करोड़ पे कितना लॉस हुआ? 1 लाख का लॉस हुआ, बराबर है। अब इसमें जो डीमर्ज हो रही है, बी हो रही है, तो उसको सिर्फ 20 लाख रुपए का एसेट मिला। तो रेशियो क्या बन जाएगा? हम लोग को 1 लाख लिखना है मल्टीप्लाई बाय जितना भी एसेट आपको मिला डिवाइड बाय टोटल एसेट, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अरे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है तो उसको जो एसेट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया डीमर्ज्ड में रिजल्टिंग कंपनी को, बैंक को, तो उस एसेट को टोटल एसेट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का। देखो आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे यही दिया है, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल करके, ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल दिया है कि एक पागल कोऑपरेटिव बैंक थी जो डीमर्ज्ड हो गई, जिसके अंदर टोटल अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन था 5 लाख का, टोटल एसेट थे 12 लाख के। आवारा कोऑपरेटिव बैंक की रिजल्टिंग कंपनी, मतलब इस कोऑपरेटिव बैंक से एक नया कोऑपरेटिव बैंक निकल के बाहर आया, आवारा कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर उसको एसेट कितने मिले? 4 लाख के। तो एसेट ट्रांसफ़र हुआ। तो कैलकुलेट द अलाउेबल अमाउंट ऑफ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। तो देखो टोटल अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना है? टोटल अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितना है? 5 लाख है। एसेट कितने हैं टोटल? 12 लाख है। और आवारा को कितना मिला? 4 लाख। यही 3 अमाउंट को लेना है। तो आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले डिप्रिसिएशन कितना है? 5 लाख। टोटल एसेट कितने हैं? 12 लाख के। उसका एसेट कितना है? 4 लाख का। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। तो आपका आंसर कुछ आएगा, अलाउेबल डेप्रिसिएशन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। आंसर कुछ आएगा 1,66,667। इतना अलाउेबल डेप्रिसिएशन मिलेगा किसको? आवारा कोऑपरेटिव बैंक को। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, नहीं तो आप ये लॉजिक से भी जा सकते हो कि भाई टोटल एसेट बिफोर डीमर्जर 12 लाख के थे और टोटल डेप्रिसिएशन इतना था, तो सामने वाले को एसेट कितना दिया तो वो एसेट के नीचे लिखो। तो एसेट के नीचे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है। 5 लाख अगर 12 लाख को रिप्रेजेंट करता है एसेट, तो आवारा को एसेट कितने मिले? 4 लाख के। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 लाख इंटू 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस और नो? तो ये हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया। बिजनेस के अंदर भी यही पॉइंट्स थे, सिर्फ ये कि फॉर्मूला थोड़ा अलग था, उसमें भी फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड सेटअप था
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, आप इसको गो थ्रू करो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।